तारीख थी 16 फरवरी और साल था 2025, जब KIIT यूनिवर्सिटी में एनुअल फंक्शन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। स्टूडेंट से लेकर टीचर, प्रोफेसर, हर कोई फंक्शन के लिए एक्साइटेड था। इन्हीं में से एक स्टूडेंट थी प्रकृति लामसल, जो फंक्शन को लेकर काफी खुश थी और जब ये रेडी होने अपने रूम में गई तो उसके बाद बाहर नहीं निकली। फ्रेंड्स ने किसी तरह दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर प्रकृति की लाश पंखे से लटकी हुई थी और प्रकृति की सांसें थम चुकी थी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्यों कुछ घंटों पहले फंक्शन की तैयारियों में जुटी प्रकृति ने अपनी जान दे दी? क्या सच में यह खुदकुशी का केस था या फिर कोई सोची समझी साजिश? कैंपस ने इंसाफ की मांग उठाने वालों के साथ क्या किया? नेपाल और भारत के रिश्तों में कैसे दरार आती नजर आ रही है? आइए आज डिटेल में इस केस को समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। दोस्तों, एक केस फाइल है प्रकृति लामसल नाम की एक छात्रा की, जो नेपाल के काठमांडू से ताल्लुक रखती थी। प्रकृति की उम्र करीब 20 साल थी और ये बीटेक कंप्यूटर साइंस में 3rd ईयर की स्टडी कर रही थी और जिस यूनिवर्सिटी से इसकी पढ़ाई हो रही थी उसका नाम था KIIT यानी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जिसमें पढ़ने का सपना मैक्सिमम स्टूडेंट्स देखते हैं। इसी तरह का सपना प्रकृति के पिता ने भी अपनी आंखों में सजाया था। दरअसल प्रकृति जब अपने परिवार के साथ काठमांडू में रह रही थी तो KIIT यूनिवर्सिटी के फाउंडर अच्युत सामंता ने नेपाल में एक सेशन रखा था। इस सेशन में प्रकृति के पिता भी शामिल हुए थे और जब इन्होंने अच्युत सामंता की बातें सुनी और यूनिवर्सिटी की ऊंची पोस्ट के बारे में इन्हें पता चला तो इन्होंने अपनी बेटी प्रकृति का भविष्य संवारने के लिए इसी यूनिवर्सिटी में उसे भेजने का फैसला किया। नेपाल से भारत आने तक के सफर में प्रकृति के साथ उसके 2 कजन्स भी मौजूद थे। एक कजन जो प्रकृति के साथ ही कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहा था, जबकि दूसरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहा था। तीनों KIIT यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ गए। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसे भारत में टॉप यूनिवर्सिटीज में शुमार किया जाता है। इंडियन यूनिवर्सिटीज में से टॉप 6 की रैंक दी गई है और इसमें मौजूदा समय में भी 40,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो 45 अलग अलग देशों से बिलोंग करते हैं। इस यूनिवर्सिटी के इतना फेमस होने की वजह माना जाता है इसके फाउंडर यानी संस्थापक को, जिनका नाम है अच्युत सामंता। इन्हें कई देशों से सर्वोच्च नागरिक की उपाधि भी दी गई है। ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि से भी इन्हें सम्मानित किया गया है और इतना ही नहीं, इनकी पॉलिटिक्स में भी अच्छी खासी पकड़ है। 2018 में ये राज्यसभा के मेंबर थे और फिर 2019 में ये लोकसभा के सदस्य बन गए। और आजकल इनका नाम इनके अच्छे कामों या ऊंची पोस्ट की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि इनकी इमेज धुंधली होने की वजह है प्रकृति लामसल, जिसने 16 फरवरी को अपनी जान गंवा दी, वो भी KIIT के कैंपस में। दरअसल इस दौरान कॉलेज में एनुअल फेस्ट चल रहा था। ये 3 दिनों का फेस्ट था, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स को छुट्टियां भी दी गई थी और ये कैंपस में ही रहकर अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारियों में लगे हुए थे। एक तरफ जहां एग्जाम्स का डर था, वहीं दूसरी तरफ 16 फरवरी की शाम को होने वाले फेस्ट की खुशी भी थी। सभी बच्चे, टीचर्स फेस्ट की तैयारियों में लगे हुए थे। 16 फरवरी की दोपहर करीब 2:51 पर यानी फेस्ट में जाने से पहले प्रकृति ने अपनी फैमिली को फोन किया और फेस्ट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मैं फेस्ट से आने के बाद आपको कॉल करूंगी। बच्ची की खुशी से परिवार भी खुश था। इतना कहकर प्रकृति ने फोन कट कर दिया। इसके बाद प्रकृति ने अपने दोस्तों से बातचीत की और फिर यह हॉस्टल में अपने रूम में चली गई। शाम के करीब 5 बजे का टाइम होगा जब काठमांडू में प्रकृति के परिवार के पास एक कॉल आता है और ये कॉल था KIIT यूनिवर्सिटी की तरफ से। हॉस्टल का वार्डन प्रकृति के पेरेंट्स को बताता है कि आपकी बेटी प्रकृति ने अपनी जान ले ली है और आप जल्दी से यूनिवर्सिटी आ जाइए। ये खबर पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि वार्डन उसी प्रकृति के बारे में इन्फॉर्म कर रहा था जिसने कुछ घंटे पहले हंसी खुशी अपने पेरेंट्स से बात की। परिवार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ये जल्दी जल्दी बदहवास हालत में ओडिशा के लिए निकल पड़े। इधर कैंपस में जब प्रकृति की मौत की खबर फैली, उसके रूम में जाकर देखा गया तो उसकी लाश पंखे से लटकी हुई थी। जल्दी जल्दी प्रकृति को फंदे से निकालकर नीचे उतारा जाता है और जब डॉक्टर ने इसे चेक किया तो डेड डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि अब प्रकृति की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम चुकी थी। इस टाइम तक सबको यही जानकारी होती है कि प्रकृति ने अपनी जान खुद ली है। लेकिन कुछ मिनट के बाद कैंपस में प्रकृति का एक ऑडियो सर्कुलेट होता है, जिसमें प्रकृति एक लड़के से बात कर रही थी और इस लड़के का नाम था आद्विक श्रीवास्तव। मेरे मुंह मत लग, सुन मत सच बताना, कुछ कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, जब आती चली आती है। मेरी मैंने स्टार्ट किया सर।
माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग यहाँ से। अजय मुझे माफ कर दो। बोल। है। क्या मैंने क्या स्टार्ट किया है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया। मैंने क्या स्टार्ट किया बोला? से बड़ा मुंह चलता तेरे की तरह, पट 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 कॉल करने लगता है सिर्फ इसलिए। कॉल सोच लेता हूँ तेरे बारे में, वही मैं पूरा दिन मेरा सुकून से गया था। जरा सी चीज होती तेरे कुछ नहीं अकल में आया, तूने कुछ नहीं सीखा। क्या बीच में, हाँ मैं अपने आप को सही करूंगी, मैं अपने आप को शांत करूंगी, कुछ नहीं कर पाई तू। हाँ मुंह खोलती रहती है, क्या बिगाड़ा भाई मैंने तेरा? क्यों मेरे मुंह लगती है सुबह शाम? तू मुझे कॉल ही ना किया कर रात पे। जिसके साथ प्रकृति का कुछ समय पहले तक रिलेशन रहा था, लेकिन फिर दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ और दोनों अलग अलग हो गए। आद्विक लखनऊ का रहने वाला था और इस यूनिवर्सिटी में बीटेक मैकेनिकल की पढ़ाई कर रहा था और इसका फाइनल ईयर था। ऑडियो में सुना गया कि आद्विक प्रकृति के साथ काफी गाली गलौज कर रहा है, उसके माँ बाप के खिलाफ अपशब्द बोल रहा है और साथ ही प्रकृति को माफी मांगने के लिए भी कह रहा है। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब आद्विक प्रकृति को इंसल्ट कर रहा था, बल्कि 2024 से आद्विक प्रकृति को मेंटली फिजिकली टॉर्चर कर रहा था और इसकी शिकायत प्रकृति ने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी की थी। लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से ना तो कोई एक्शन लिया गया और ना ही आद्विक को रोकने टोकने की कोशिश की गई और 2024 से 2025 आ गया और आद्विक ने प्रकृति के साथ इसी तरह का बिहेव करना जारी रखा। इस ऑडियो के सर्कुलेट होने के बाद स्टूडेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा और इसी गुस्से की ज्वाला को और भड़काने का काम किया सोशल मीडिया पर पोस्ट एक खबर ने। इसमें बताया गया कि प्रकृति की डेथ से पहले आद्विक और प्रकृति दोनों कैंपस के हॉल में मिले थे और इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि आद्विक ने प्रकृति पर हाथ उठा दिया और उसके साथ बुरी तरह से मारपीट भी की और उसे मॉलेस्ट किया और इसी सब में प्रकृति ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन जब यूनिवर्सिटी के सीनियर को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने बदनामी के डर से इस केस को खुदकुशी का नाम देने का फैसला किया और जल्दी जल्दी प्रकृति की लाश को हॉल से निकालकर उसके रूम में ले जाया गया और फिर इसे पंखे से लटका दिया गया ताकि सबको यही लगे कि प्रकृति ने खुदकुशी की है। हालांकि सोशल मीडिया की ये इन्फॉर्मेशन कितनी सही थी और कितनी गलत, इस बात की अभी पुष्टि की जा रही है। जब कॉलेज के स्टूडेंट्स जो कि नेपाली थे, उन्हें इस पूरी घटना के बारे में पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और नेपाली स्टूडेंट्स ने प्रकृति के गुनहगार आद्विक को सजा देने की मांग उठानी शुरू कर दी। 700-800 नेपाली स्टूडेंट्स इंसाफ मांगने के लिए बाहर निकल आते हैं और सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया जाता है और फिर स्टूडेंट्स कैंपस में मौजूद IRO ऑफिस भी पहुंचते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करते हैं कि जब प्रकृति ने घटना से 2 हफ्ते पहले ही आद्विक के खिलाफ रिटन कंप्लेंट दी थी तो फिर उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि अगर उस वक्त कोई कदम उठा लिया जाता तो शायद आज प्रकृति जिंदा होती। स्टूडेंट्स के इन सवालों पर ना तो IRO की तरफ से कोई जवाब दिया गया और ना ही यूनिवर्सिटी के किसी सीनियर ने सामने आकर नेपाली स्टूडेंट्स के ग्रुप को समझाने और आद्विक को पकड़ने का भरोसा जताया और स्टूडेंट्स यूं ही इंसाफ के लिए आवाज उठाते रहे। जब ये गुस्सा ज्यादा बढ़ गया, हालात यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के काबू से बाहर हो गए तो फिर इन सभी नेपाली स्टूडेंट्स को एक हॉल में ले जाया गया और हॉल का दरवाजा लॉक कर दिया गया। सबसे पहले इन स्टूडेंट्स के फोन छीन लिए गए और फिर फोन में मौजूद वीडियो ऑडियो जितनी भी रिकॉर्डिंग फोटोज वगैरह थी सब डिलीट कर दिए गए और साथ ही इन्हें धमकाया गया कि अगर बाहर किसी ने भी ये खबर लीक करने की कोशिश की और यूनिवर्सिटी की बदनामी हुई तो नेपाली स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। हालांकि इस धमकी के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने तो कदम पीछे ले लिए, जबकि कुछ इंसाफ की मांग पर डट कर खड़े रहे। इस धरना प्रदर्शन पर बैठे स्टूडेंट्स के पास यूनिवर्सिटी की 2 प्रोफेसर आई जिन्होंने इनके देश यानी नेपाल पर तंज कसते हुए कहा कि जितनी तुम्हारे देश की GDP है उतना तो हमारे डायरेक्टर साहब तुम लोगों को हर रोज फ्री में खाना खिला देते हैं। यही चाहते हैं कि हम लोग तो नहीं आएंगे, जो आप लोग बोल दिए कि फ्री में खिलाते हैं और जब मन किया कुत्ते की तरह मार दिया, जब मन किया बुला लिया, मतलब ऐसे थोड़ी होता है। आप लोग अपना तो खिलाते नहीं हो, फाउंडर सर खिलाते नहीं है, कौन खिलाता है? गवर्नमेंट खिलाता है। आप लोग बोल रहे थे तब हम आते हैं, क्यों आएंगे अब? झूठ। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोई भी फ्री में नहीं देता है। इस एक बयान के बाद ये मामला सिर्फ यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 2 देशों के बीच एक दीवार बन गया। ये वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हुई थी कि नेपाल में भी इसकी खबर पहुंच गई और नेपाल की ऑपोजिशन पार्टी ने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया और नेपाल ने भी इस मुद्दे को काफी गंभीरता से लिया
इधर कैंपस में नेपाली स्टूडेंट्स को मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया गया और इन्हें कैंपस छोड़ नेपाल वापस भेजने के लिए मजबूर किया गया। घटना के एक दिन बाद यानी 17 फरवरी को यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया जिसमें नेपाल के सभी स्टूडेंट्स को तुरंत ही कैंपस खाली करने के लिए कहा गया। इस ऑफिशियल नोटिस के बाद सभी नेपाली स्टूडेंट्स को कैंपस से बाहर निकाल दिया गया और न सिर्फ निकाला गया बल्कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने इनके साथ खूब मारपीट भी की और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। जिसमें साफ तौर पर यूनिवर्सिटी के गार्ड्स को स्टूडेंट्स को पीटते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद इन सभी नेपाली स्टूडेंट्स को बसों में सवार किया जाता है और इन्हें कटक रेलवे स्टेशन छोड़ दिया जाता है। हालांकि यहाँ भी कैंपस के लोग स्टूडेंट्स को परेशान करने की कोई कमी नहीं छोड़ते। कैंपस के पास ही भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन था, लेकिन स्टूडेंट्स की परेशानियों में इजाफा करने के लिए उन्हें पास के रेलवे स्टेशन न छोड़कर दूर कटक रेलवे स्टेशन पर छोड़ा जाता है। दूसरे देश से आए ये स्टूडेंट सड़कों पर भटकते रहते हैं। ये पूरी खबर तेजी से फैलती जाती है। अपने देश के स्टूडेंट्स की ये हालत देखकर नेपाल का विद्यार्थी संघ नेपाल के पीएम से ये गुजारिश करता है कि वो इस मामले की सच्चाई का पता लगाएं और अपने नेपाली स्टूडेंट्स के लिए कुछ कदम उठाएं। अपने देशवासियों की मांग सुनकर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली एक ट्वीट के जरिए ये बताते हैं कि नेपाली स्टूडेंट्स की मदद के लिए नई दिल्ली में मौजूद नेपाली एम्बेसी से 2 लोगों को स्टूडेंट से बात करने के लिए भेजा गया है। साथ ही एक खबर और सामने आई जिसमें नेपाल की तरफ से ये कहा गया कि हम अपने देश के स्टूडेंट्स को एनओसी नहीं देंगे। इसके बिना नेपाली स्टूडेंट्स का भारत में आकर पढ़ना नामुमकिन था। जब ये खबर KIIT यूनिवर्सिटी तक पहुंची तो इन्हें आर्थिक समस्या का डर सताने लगा और सिर्फ यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी ये चिंता का विषय बन गया, क्योंकि भारत में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या में नेपाली स्टूडेंट्स की करीब 28% की हिस्सेदारी है, जो कि दूसरे देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। KIIT यूनिवर्सिटी में हर साल तकरीबन 700 से 1000 नेपाल के स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल के इस कदम से KIIT और भारत दोनों पर कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, और वो भी ऐसी स्थिति में जब नेपाल और भारत के बीच रिश्तों में अनबन चल रही है, जिसके एक नहीं अनेकों कारण है, जैसे नेपाल को माल भेजने पर रोक लगाने का आरोप, सीमा विवाद और नेपाल द्वारा चीन के साथ रिलेशन मजबूत करने की कोशिश की वजह से भारत और नेपाल के बीच काफी समय से दूरियां बनी हुई हैं। ऐसे में एनओसी के खत्म हो जाने से भारत अपना एक पड़ोसी देश खो सकता है। इसलिए भारत ने इस मामले में दखल देकर इसे सुलझाने की कोशिश की। इंडियन एम्बेसी जो नेपाल में बनी हुई है, उसने नेपाल की सरकार से कांटेक्ट किया और नेपाल की सरकार को ये यकीन दिलाया कि इस केस की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी, और साथ ही ये आश्वासन भी दिया कि आगे से किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस तरह भारत की एम्बेसी ने इस मामले को बहुत ही शांति के साथ हल करने की कोशिश की। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूनिवर्सिटी की किरकिरी देख और नेपाल से बिगड़ते हालातों ने भी यूनिवर्सिटी प्रशासन को चौकन्ना कर दिया, और 17 फरवरी की शाम को यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि जितने भी नेपाली स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी छोड़कर चले गए हैं वो वापस आ सकते हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी की 2 प्रोफेसर जिन्होंने नेपाल के खिलाफ अपशब्द कहे थे और स्टूडेंट्स को धमकियां दी थी, उन्होंने भी माफीनामा जारी किया और बाकायदा इन दोनों ने अपनी वीडियो बनाई और उनमें सभी स्टूडेंट्स और नेपाल से माफी मांगी और अपनी गलती कबूल की। और फिर यूनिवर्सिटी ने एक प्रेस नोट इशू करके ये जानकारी दी कि जिन भी प्रोफेसर्स और सिक्योरिटी गार्ड ने स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इन्हें सस्पेंड करने की भी बात कही गई है। इसके बाद पुलिस को ये केस सौंप दिया गया और पुलिस ने 2 प्रोफेसर्स और 3 सिक्योरिटी गार्ड को अरेस्ट कर लिया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी आद्विक को भी ढूंढने की कोशिश की, जो कि फिलहाल कैंपस से फरार हो चुका था। लेकिन जब इसकी खबर निकाली तो पता चला कि आद्विक यहाँ से फ्लाइट पकड़कर भाग रहा है। पुलिस ने देरी न करते हुए बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी घुमाई और आद्विक को गिरफ्तार कर लिया। आद्विक को तो हिरासत में रखा गया, लेकिन यूनिवर्सिटी ने महज 3 घंटे के अंदर अपने स्टाफ सिक्योरिटी गार्ड्स को बरी करा लिया और साथ ही आद्विक को भी इस केस से बचाने की कोशिश की गई थी।
यही वजह थी कि ना तो शुरुआत में आद्विक के खिलाफ यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई एक्शन लिया गया और ना ही प्रकृति की जान जाने के बाद उसे पकड़ने, सजा दिलाने की कोशिश की। एक बड़े पॉलिटिशियन है और शायद इसलिए यूनिवर्सिटी ने इसके फाउंडर अच्युता सामंता ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि पुलिस ने आद्विक को गिरफ्तार कर लिया और ओडिशा के सीएम ने खुद इस मामले की पैरवी की और कहा कि ओडिशा में जो नेपाली स्टेट गेस्ट हाउस है उनमें मौजूद नेपाल के मंत्री हैं, उनसे बात करके पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं और साथ ही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करने की भी खबर थी। भारत सरकार के एम्बेसी ने भी इस पूरे केस की अपडेट को नेपाल एम्बेसी तक पहुंचाया है। पुलिस भी प्रकृति की मौत को लेकर काफी अलर्ट मोड पे है और इस केस की कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मामले को ओडिशा सरकार की उच्च स्तरीय समिति लीड कर रही है। ये समिति कानून के आधार पर काम कर रही है और इसे इतनी पावर दी गई है कि ये यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टाफ, यहाँ तक कि फाउंडर अच्युता सामंता को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। उच्च शिक्षा विभाग ने अच्युता को एक लेटर भी लिखा था जिसमें कहा गया है कि आपसे अनुरोध है कि आप 21 फरवरी को शाम 6:30 बजे स्टेट गेस्ट हाउस में आए और साथ ही केस से जुड़े जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सबूत हैं, वो भी सामने रखे जाएं। इसी तरह यूनिवर्सिटी के 4 सीनियर को भी इस समिति ने पूछताछ के लिए बुलाया था और इनसे कई तरह के सवाल पूछे गए, जैसे क्या प्रकृति ने मरने से पहले यूनिवर्सिटी के IRO ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई थी? अगर हाँ तो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कंप्लेन करने के बाद भी प्रकृति की मदद क्यों नहीं की गई? क्या वजह रही कि आद्विक के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई गई? साथ ही ये भी पूछा गया कि क्या ऐसा बर्ताव प्रकृति के केस में ही हुआ था या फिर कैंपस के हर स्टूडेंट के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है? अगर नहीं तो फिर प्रकृति के साथ क्यों किया गया? इसके अलावा ये भी पूछा गया कि दूसरे देशों से पढ़ने आए स्टूडेंट्स की सुरक्षा की क्या क्या व्यवस्था की गई है। ऐसे तमाम सवाल यूनिवर्सिटी के 4 सीनियर से किए गए जिनके पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए पुलिस कमेटी सभी इस केस को सुलझाने और इसमें इन्वॉल्व सभी आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में जुट गए और अभी प्रकृति को इंसाफ मिलना बाकी है। वहीं नेपाली स्टूडेंट्स की बात करें तो महज कुछ ही बच्चे कैंपस में वापस लौटे हैं। बाकी स्टूडेंट्स अपने देश वापस चले गए और उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर है, इसलिए फिलहाल वो कैंपस में न आने का फैसला कर चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या प्रकृति को इंसाफ मिल पाएगा? क्या नेपाल अपने स्टूडेंट्स को भारत पढ़ने की परमिशन देगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो।